हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम हरि सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने संसदात्मक शासन प्रणाली की चर्चा किए थे कि संसदात्मक शासन प्रणाली है क्या, उसका जन्म कैसे हुआ, कौन कौन सी विशेषताएं थी, ब्रिटेन और भारत की संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर था, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली ही क्यों अपनाई गई, क्या क्या कारण थे, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की चर्चा करेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है क्या, इसका जन्म कैसे हुआ, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और अंत में इस संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और दोनों में अंतर क्या है इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है क्या और इसका जन्म कैसे हुआ। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को प्रेसिडेंशियल सिस्टम या राष्ट्रपतीय प्रणाली या गैर उत्तरदायी शासन या गैर संसदीय शासन के नाम से भी जाना जाता है। इनके ये विभिन्न नाम है, इसे भी आपको जानना है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राष्ट्रपति प्रणाली, गैर उत्तरदायी शासन या गैर संसदीय शासन के नाम से भी जाना जाता है। पहले या प्राचीन काल की बात करें या मध्य काल की बात करें तो पहले राजा का शासन हुआ करता था। राजा का शासन अर्थात राजतंत्र, राजतंत्र अच्छा था जब राजा की सोच अच्छी थी, नियत अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे राजा की सोच और नियत क्या बदल गई और राजतंत्र अत्याचार तंत्र में बदल गया। जब अत्याचार तंत्र में राजतंत्र बदल गया तो इस अत्याचार तंत्र के खिलाफ लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। कहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह हुआ, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लोग पुस्तकों के माध्यम से विद्रोह या विरोध किए। इसी तरह फ्रांस में भी राजतंत्र था और वो अत्याचार तंत्र में बदल गया था और फ्रांस में लोगों ने पुस्तक के माध्यम से इस अत्याचार तंत्र का विरोध किया। फ्रांस में मॉन्टेस्क्यू ने 1748 में अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ द लॉज, 1748 में मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ द लॉज में यह आशंका व्यक्त की कि एक ही व्यक्ति या एक ही निकाय या एक ही संस्था में अगर सारी शक्तियां निहित हो जाएंगी या कर दी जाएगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्या आशंका व्यक्त की मॉन्टेस्क्यू ने? कहा कि अगर एक ही व्यक्ति, एक ही निकाय या एक ही संस्था में अगर सारी शक्तियां निहित हो जाए या हो जाएंगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। इसलिए शक्तियां क्या होनी चाहिए, बटी होनी चाहिए। कुछ शक्तियां किसी और के पास, कुछ शक्तियां किसी और के पास, कुछ शक्तियां किसी और के पास। अर्थात नियम बनाने की शक्ति क्या लेजिस्लेटिव के पास और उसे क्रियान्वित करने की शक्ति क्या एजुकेटिव के पास और उल्लंघन पर दंड देने की शक्ति जुडिशरी के पास होनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? मॉन्टेस्क्यू कह रहे हैं अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ द लॉज में। उन्होंने कहा कि शक्तियां बांट दी जाए, अलग अलग होनी चाहिए। अर्थात नियम बनाने का कार्य विधायिका करे या व्यवस्थापिका करे, जिसे आप लेजिस्लेटिव बोलते हैं, और उसे क्रियान्वित करने का काम क्या कार्यपालिका करे, जिसे आप एजुकेटिव बोलते हैं, और अगर नियमों का उल्लंघन लोग करेंगे तो दंड देने का काम क्या जुडिशियरी को करना चाहिए। उन्होंने आगे भी कहा, इसी बारे में कहा कि सरकार के ये 3 अंग हैं, इन तीनों अंगों को अपना अलग अलग काम करना चाहिए। सरकार के एक अंग को दूसरे अंगों के कार्यों में न तो हस्तक्षेप करना चाहिए और न ही उनके शक्तियों का प्रयोग ही करना चाहिए। इसलिए अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखना है तो शक्तियां अलग अलग संस्थाओं में होनी चाहिए। अमेरिकी जनता ब्रिटेन द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से त्रस्त थे, चाहे वो कर संबंधी कानून हो चाहे अन्य कानून हो। इस संसदात्मक ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली में संसद क्या अधिक शक्तिशाली हो गई थी। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता था, उसके पास संसद में बहुमत हुआ करता था, जिस तरह चाहे उस तरह वो कानून बनवाता रहता था। और इस संसदात्मक शासन प्रणाली में स्पष्ट कोई विभाजन नहीं था। कार्यपालिका व्यवस्थापिका क्या मिलजुल के काम करती थी, स्पष्ट कोई विभाजन नहीं था। इसलिए अमेरिकी संविधान बनाने वाले लोगों ने इस अत्याचार से या ऐसे कानूनों से बचने के लिए या शक्तियों का विभाजन करने के लिए एक अलग तरह के शासन प्रणाली को जन्म दिया, जिसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहा गया। और इस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को समाहित किया गया। कहा गया कि शक्तियां अलग अलग होंगी, एक व्यक्ति में नहीं होगी, एक संस्था में नहीं होगी, अलग अलग होंगी। अर्थात नियम कोई और बनाएगा, लागू उसे कोई और करेगा और उल्लंघन पर दंड कोई और देगा।
इस तरह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। तो आइए देखते हैं अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस तरह काम करती है या उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, किसकी? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। तो आइए थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह है अमेरिका की संसद या कांग्रेस। उसे अमेरिका में संसद को क्या बोला जाता है? कांग्रेस बोला जाता है। यह है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि सभा, या प्रतिनिधि सभा, या इसे बोलते हैं निम्न सदन। क्या? निम्न सदन। इसे बोलते हैं सीनेट, सीनेट, सीनेट या उच्च सदन, उच्च सदन। यहां कौन है? राष्ट्रपति। ये तीनों मिलाकर, राष्ट्रपति, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। क्या? कांग्रेस बोलते हैं। या इसी को हम क्या बोलेंगे? संसद बोलेंगे, या पार्लियामेंट बोलेंगे, या विधायिका बोलेंगे, या व्यवस्थापिका बोलेंगे, या लेजिस्लेटिव बोलते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? कांग्रेस बोलेंगे, या लेजिस्लेटिव बोलेंगे, या विधायिका बोलेंगे। ये सरकार के एक अंग होंगे जो क्या करेगा? नियम बनाएगा। क्या करेगा? नियम बनाएगा। दूसरा अंग है कार्यपालिका। दूसरा अंग है क्या? कार्यपालिका। और इस कार्यपालिका का निर्माण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यपालिका का निर्माण करेंगे, अपने मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। और अपने मंत्रियों की नियुक्ति कहां से करेंगे? ये न तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होंगे और न ही सीनेट से होंगे, न ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, न ही सीनेट से। अर्थात जो ब्रिटिश का जो मंत्रिमंडल का सदस्य होगा वो न तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होगा, न ही सीनेट से होगा। अर्थात जो मंत्री बनेगा इस कार्यपालिका में या मंत्रिपरिषद में, जो मंत्री बनेगा वह विधायिका से नहीं होगा। अर्थात कहां से होगा? बाहर से होगा, अमेरिका का ही होगा, बाहर से होगा। यह जो मंत्री होंगे वो न तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होंगे, न तो सीनेट से होंगे। आइए अब देखते हैं। यह है विधायिका और यह है कार्यपालिका, और एक अलग से क्या है? न्यायपालिका, जो अलग का, ये अपना अलग काम करेगी, यह अपना अलग काम करेगी। व्यवस्थापिका अलग काम करेगी, न्यायपालिका अलग काम करेगी। दोनों में अलग 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 है। और न्यायपालिका क्या? अलग काम करेगी। तो आइए देखते हैं इस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की कौन कौन सी क्या विशेषता है। पहली विशेषता, इस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की पहली विशेषता, एक एक को समझेंगे, समझते चलेंगे। विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध नहीं होता। ध्यान रखिएगा, पहली विशेषता है विधायिका, ये है विधायिका और ये है कार्यपालिका। इन दोनों में क्या? घनिष्ठ संबंध नहीं होता। घनिष्ठ संबंध नहीं होता। क्यों? ये अपना अलग काम करेंगे, ये अपना अलग काम करेंगे। अर्थात जो ये मंत्री हैं, कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से नहीं होता। जबकि संसदात्मक में क्या था? इनका निर्माण यहीं से होता था। लेकिन इस शासन प्रणाली में, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में पहली बात है विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध नहीं होता। ये अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे। अर्थात मंत्रिपरिषद का निर्माण विधायिका से नहीं होता। दूसरी विशेषता, पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। इसमें क्या? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है, विलय का सिद्धांत लागू नहीं होता। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था और कहा कि शक्तियां बटी होनी चाहिए। और अमेरिका में शक्तियां बटी हुई हैं। क्या? किस तरह बटी हुई है? एक है व्यवस्थापिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। तो इस तरह शक्तियां क्या है? बटी हुई है। यह विलय के सिद्धांत पे कार्य नहीं करता। ये अपना काम करते हैं और ये अपना काम करते हैं। जबकि संसदात्मक में क्या था? ये विलय के सिद्धांत पर काम करता था। इस शासन प्रणाली में, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से लागू होता है कि व्यवस्थापिका अपना काम करेगी, कार्यपालिका अपना काम करेगी और न्यायपालिका अपना काम करेगी। तीसरी विशेषता, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता। अर्थात ये मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से न तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के प्रति उत्तरदायी होता है और न ही सीनेट के प्रति उत्तरदायी होता है। अर्थात ये जो कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका जिसे आप मंत्रिपरिषद बोलते हैं या कार्यपालिका बोलते हैं या मंत्रिपरिषद बोलते हैं, वो विधायिका के प्रति या कांग्रेस के प्रति या पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। सामूहिक रूप से इस शासन प्रणाली में कोई उत्तरदायित्व नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये जो सदस्य हैं, जो मंत्री हैं, न तो यहां से आ रहे हैं न तो यहां से आ रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई उत्तरदायित्व नहीं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगली विशेषता, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का, ये मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से अकेले या कुछ क्या राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से अकेले। क्यों इसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं? जब चाहे इन्हें हटा सकता है, यही इनकी नियुक्ति किया है, तो व्यक्तिगत रूप से जब चाहे उसे हटा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर ये मंत्री बने रहेंगे, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। अगली विशेषता, कार्यपालिका के कार्यकाल में निश्चितता होती है। कार्यपालिका के कार्यकाल में क्या निश्चितता होती है? ये कार्यपालिका है, ठीक है। और इस कार्यपालिका के कार्यकाल में क्या है? निश्चितता होती है। 4 वर्ष तक बड़े आराम से अपना कार्य, इनका कार्यकाल 4 वर्ष है, बड़े आराम से काम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुमत सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात मंत्री परिषद अर्थात कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है या निश्चितता होती है, इसे भंग नहीं किया जाता, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अगला, राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है इस शासन प्रणाली में। इस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है, प्रधानमंत्री होते ही नहीं। यहाँ प्रधानमंत्री नहीं होते तो किसका नेतृत्व होता है? राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। वही देश का निर्माण करता है, वही नेतृत्व करता है, वही प्रतिनिधित्व करता है। सारा काम राष्ट्रपति ही करता है। तो राष्ट्रपति का इस प्रणाली में नेतृत्व होता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व नहीं होता, प्रधानमंत्री होते ही नहीं। अगला है एकल कार्यपालिका। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है एकल कार्यपालिका होती है। एकल कार्यपालिका, देखिए कौन सी एकल कार्यपालिका? एक ही कार्यपालिका है, वो है मंत्री परिषद। नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में इसमें भेद नहीं होता, क्योंकि यहाँ न तो प्रधानमंत्री है नहीं, तो नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में भेद नहीं होता। ये एकल कार्यपालिका होती है जो राष्ट्रपति सहित क्या मंत्री परिषद में है। अर्थात एकल कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। एकल कार्यपालिका है, नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका में यहाँ भेद नहीं होता। अगला है कार्यपालिका और मंत्री परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है। यहाँ क्या कार्यपालिका का भी अध्यक्ष राष्ट्रपति है और मंत्री परिषद का भी अध्यक्ष क्या है? राष्ट्रपति ही है। जबकि संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष राजा या राष्ट्रपति होता था और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ये है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं। एक बार फिर देखते हैं, रिपीट करते हैं। विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध नहीं होता, इनमें घनिष्ठ संबंध नहीं होता। दूसरा है पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है, अर्थात ये अपना काम करेंगे और न्यायपालिका अपना काम करेगी। तीसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता। यहाँ कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है, मंत्रिपरिषद का किसी सदन के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अगला है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से अकेले, कुछ मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वो उन्हें हटा सकता है, नियुक्त किया है तो हटा भी सकता है। अगला है राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। इस शासन प्रणाली में किसका नेतृत्व होता है? राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है, प्रधानमंत्री का नहीं होता। एकल कार्यपालिका सबसे मूलभूत विशेषता है इसकी, इस शासन प्रणाली की। एकल कार्यपालिका, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में भेद नहीं होता। एक ही कार्यपालिका किसमें है? राष्ट्रपति में निहित होता है। यहाँ कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद का एक ही अध्यक्ष होता है, वो है क्या? राष्ट्रपति। यह है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं। अब आइए कुछ फैक्ट पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला फैक्ट पॉइंट यही है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ। पहला फैक्ट पॉइंट यही है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। पहला पॉइंट यही है, इंपॉर्टेंट भी है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। दूसरा फैक्ट पॉइंट, अमेरिका, ब्राजील, चिली, दक्षिण अफ्रीका,
अफ्रीका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। अर्थात कुछ विभिन्न ऐसे देश हैं जहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। अमेरिका, ब्राजील, चिली, दक्षिण अफ्रीका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। अगली विशेषता, इस शासन प्रणाली ने या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ने लूट प्रथा को, काफी इंपॉर्टेंट है, लूट प्रथा को जन्म दिया। क्या? लूट प्रथा को जन्म दिया। अभी आईएएस में पूछा गया है, लूट प्रथा को जन्म दिया। कैसे लूट प्रथा को जन्म दिया? देखिए, ये राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं, क्योंकि न तो वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होगा, न ही सीनेट से होगा, अर्थात इस विधायिका से नहीं होता। वो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं। तो अपने दामाद को भी बना सकते हैं, अपने बेटे को भी बना सकते हैं, अर्थात यहीं से लूट प्रथा का जन्म हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रणाली ने लूट प्रथा को क्या किया? जन्म दिया। अगला फैक्ट पॉइंट है, इस प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता। ये भी इंपॉर्टेंट है, पीएम का पद नहीं होता। इस प्रणाली में क्या? प्रधानमंत्री का पद नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि संवैधानिक और वास्तविक शक्तियां एक ही व्यक्ति में निवास करती है। वो व्यक्ति है कौन? राष्ट्रपति। यहां संवैधानिक और वास्तविक शक्तियां एक ही व्यक्ति में निवास करती है, वो है राष्ट्रपति। इसलिए यहां क्या? पीएम का पद नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, पीएम का पद नहीं होता इस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, अर्थात प्रधानमंत्री का पद नहीं होता। अगला फैक्ट पॉइंट, इस प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं रखता। इस प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं रखता। ये भी फैक्ट पॉइंट है। लेजिस्लेटिव एजुकेटिव पर नियंत्रण नहीं रखता। लेजिस्लेटिव एजुकेटिव पर नियंत्रण नहीं रखता, अर्थात ये अपना काम करते हैं और ये अपना काम करते हैं। अगला है, इस प्रणाली की सबसे मूलभूत विशेषता है क्या? एकल कार्यपालिका। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एकल कार्यपालिका मूलभूत विशेषता है, एक आधारभूत विशेषता है इस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है में एकल कार्यपालिका पाई जाती है। दो कार्यपालिका नहीं है, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका नहीं होती है, एकल कार्यपालिका है। वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ये फैक्ट पॉइंट है, एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जो आए हुए हैं। पहला जन्म कहां हुआ? अमेरिका में। अमेरिका, ब्राजील, चिली, दक्षिण अफ्रीका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। इस प्रणाली ने या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ने क्या? लूट प्रथा को जन्म दिया। इस प्रणाली में पीएम का पद नहीं होता। इस प्रणाली में लेजिस्लेटिव अर्थात व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं रखता। ये अपना काम करते हैं, ये अपना काम करते हैं। इस प्रणाली की मूलभूत विशेषता है या आधारभूत विशेषता क्या है? एकल कार्यपालिका है। ये रहा कुछ फैक्ट पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन और दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर क्या है समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला अंतर यही है, ये अमेरिका का है, इसका जन्म कहां हुआ? अमेरिका में। और इसका जन्म कहां हुआ? संसदात्मक का ब्रिटेन में। कहां हुआ? ब्रिटेन में। तो इसे भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये ब्रिटेन का है, ब्रिटेन और भारत का एक ही है। तो ब्रिटेन में इसे क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, या कॉमन सभा बोलते हैं, या निम्न सदन बोलते हैं। और भारत में इसे क्या बोलते हैं? लोकसभा। भारत में क्या बोलते हैं? लोकसभा। इसे वहां हाउस ऑफ लॉर्ड बोला जाता है या लॉर्ड सभा बोला जाता है। और भारत में क्या? राज्यसभा बोला जाता है, राज्यसभा। यहाँ ब्रिटेन में कौन है? राजा है, किंग है, राजा है। और भारत में कौन है? भारत में कौन है? तो राष्ट्रपति। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं, या विधायिका बोलते हैं। राजा या राष्ट्रपति, हाउस ऑफ कॉमन या भारत में लोकसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड और राज्यसभा। ये तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट या संसद बोलते हैं। ये ब्रिटेन का है। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली का जन्म हुआ। और ये है उसकी कार्यपालिका। ये है क्या? उसकी कार्यपालिका। ये मंत्रिपरिषद है। इसमें ऊपर क्या है? पीएम है। कौन है? पीएम। पीएम है और उसके ऊपर क्या है? राष्ट्रपति भी है। राष्ट्रपति। ब्रिटेन में क्या? राजा है और भारत में क्या? राष्ट्रपति भी है। तो ये है यहाँ की कार्यपालिका। यहाँ की कार्यपालिका संसदीय शासन प्रणाली की कार्यपालिका। और ये है अमेरिकी
अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की कार्यपालिका और दोनों की तुलना करते हैं, क्या अंतर है। एक चीज और जान लीजिए, ये जो मंत्री होंगे वो कहां से होंगे, या तो यहां से होंगे या तो यहां से होंगे या दोनों में से होते हैं। अर्थात जो ये मंत्री हैं, मंत्री परिषद का जो निर्माण होता है वो कहां से होता है, व्यवस्थापिका से ही होता है। या तो वो हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य होते हैं या हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य होते हैं। अर्थात नहीं है तो वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बनना ही होगा, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति बन सकता है मंत्री। तो आइए दोनों में अंतर करने का प्रयास करते हैं या तुलना करते हैं। तो पहली विशेषता, पहला अंतर हम करेंगे, संसदात्मक शासन प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ, ब्रिटेन में हुआ। और दूसरा, इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ। दूसरा अंतर करते हैं, इस प्रणाली में क्या विधायिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध होता है। इसका और इसका, विधायिका, ये विधायिका है और इसका क्या घनिष्ठ संबंध होता है। कैसे, सारे सदस्य कहां से आते हैं, विधायिका से आते हैं, इसलिए इसका क्या घनिष्ठ संबंध होता है। इसका घनिष्ठ क्या संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। और यहाँ घनिष्ठ संबंध नहीं होता। अमेरिकी प्रणाली में या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में घनिष्ठ संबंध नहीं होता। क्यों, ये अपना काम करते हैं, ये अपना काम करते हैं, ये जो सदस्य हैं यहां से नहीं आते, तो इसलिए घनिष्ठ संबंध नहीं होता। अगला है, यहाँ विलय का सिद्धांत लागू होता है, विलय का सिद्धांत लागू होता है। और यहाँ क्या, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। यहाँ क्या है, विलय का सिद्धांत, वही व्यक्ति नियम भी बना रहा है और वही कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ भी काम करते हैं, यहाँ भी काम करते हैं, वही व्यक्ति नियम भी बना रहा है, वही उसे लागू भी कर रहा है कार्यपालिका की हैसियत से। तो यहाँ विलय का सिद्धांत लागू होता है, इस तरह फिगर है, विलय का सिद्धांत लागू होता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। क्या, कार्यपालिका अपना काम करेगी और व्यवस्थापिका अपना काम करेगी, अलग अलग। ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ विलय के सिद्धांत पे काम करता है संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस सिद्धांत पर, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला अंतर, तीसरा, यहाँ सामूहिक मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मंत्री परिषद का क्या सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति या निम्न सदन के प्रति। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से इकट्ठे, ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ उत्तरदायित्व है, यहाँ उत्तरदायित्व नहीं है। मंत्री परिषद का कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। अगला है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से, ये मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि यही उनकी नियुक्ति किए हैं और यही हटा भी सकते हैं। किसके सिफारिश पर, तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर इन मंत्रियों को नियुक्ति करते हैं, तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर इन्हें हटा भी सकते हैं। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है और यहाँ भी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है, लेकिन यह किसी के सिफारिश पर नहीं हटाता, स्वयं हटा सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे मंत्री को हटा सकता है और जब चाहे नियुक्त कर सकता है, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति क्या करेंगे या राजा क्या करेंगे, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर ही क्या मंत्री को हटाएंगे या नियुक्त करेंगे। अगला अंतर है, यहाँ कार्यकाल अनिश्चित होता है और यहाँ कार्यकाल क्या है, निश्चित होता है। यहाँ कार्यपालिका का कार्यकाल क्या है, निश्चित है, 4 वर्ष बड़े आराम से काम करेंगे। यहाँ कार्यपालिका का कार्य या वही मंत्री परिषद का कार्यकाल या वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल जिसे आप मंत्री परिषद कहते हैं, इनका कार्यकाल क्या अनिश्चित होता है। जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक काम करते रहेंगे, लोकसभा में बहुमत समाप्त, मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ कार्यकाल क्या है, अनिश्चितता होती है, यहाँ कार्यकाल की निश्चितता होती है। अगला, यहाँ प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, पीएम का नेतृत्व होता है और यहाँ क्या, प्रेसिडेंट का नेतृत्व होता है। यहाँ पीएम शक्तिशाली है और यहाँ राष्ट्रपति शक्तिशाली है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में पीएम का नेतृत्व होता है,
राजा का नेतृत्व नहीं होता, राष्ट्रपति का नेतृत्व नहीं होता। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का नेतृत्व, देश का नेतृत्व वहां का राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री होते ही नहीं है। अगला है, यहाँ नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में क्या होता है, भेद होता है, भेद होता है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका है जो कहा निहित है, राष्ट्रपति में निहित है या राजा में निहित है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद में नहीं, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति मंत्री परिषद में, प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में होती है। तो यहाँ दो तरह की कार्यपालिका है, एक है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एकल कार्यपालिका पाई जाती है और वो किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, वहां के राष्ट्रपति में निहित है। तो एकल कार्यपालिका है, यहाँ नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है। अगली बात करें तो यहाँ क्या है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। लेकिन यहाँ क्या दोनों का अध्यक्ष, चाहे वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष हो चाहे कार्यपालिका का अध्यक्ष हो, दोनों में कौन होगा, राष्ट्रपति ही होगा। ये दोनों में क्या थोड़ा सा अंतर है। यहाँ क्या है, पहले से समझते हैं, यह घनिष्ठ संबंध होता है या घनिष्ठ संबंध नहीं होता। किसमें किसमें, लेजिस्लेटिव या विधायिका और कार्यपालिका। ये विलय के सिद्धांत पे काम करता है, ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के पर कार्य करता है, ये उत्तरदायित्व सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है, यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता। यहाँ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है, यहाँ भी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन प्रकृति क्या है में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है, यहाँ कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। यहाँ प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, यहाँ राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। यहाँ नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है, अर्थात दो कार्यपालिका पाई जाती है, यहाँ एकल कार्यपालिका पाई जाती है। यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति राजा या राष्ट्रपति में होता है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति क्या मंत्री परिषद में होता है, अर्थात कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति या राजा होता है और मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यहाँ ऐसा कोई भेद नहीं है, कार्यपालिका का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है और मंत्री परिषद का अध्यक्ष भी क्या है, राष्ट्रपति ही होता है। ये रहा आपका संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में संबंध और दोनों में अंतर क्या है। आगे देखते हैं, फ्रांस ऐसा एक देश है, फ्रांस ऐसा एक देश है जहां दोनों शासन प्रणालियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। फ्रांस ऐसा देश है जहां संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों शासन प्रणाली पाई जाती है। आइए देखते हैं कैसे दोनों शासन प्रणाली फ्रांस में पाई जाती है। तो ये फ्रांस की संसद है, ये इसे बोलते हैं नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, और इसे बोलते हैं सीनेट, इसे बोलते हैं क्या, सीनेट। और यहाँ कौन है, राष्ट्रपति हैं। इन तीनों को मिला के हम वहां का पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं या संसद बोलते हैं या विधायिका बोलते हैं। ये है सरकार का एक अंग जिसे हम क्या, विधायिका बोलते हैं। जबकि दूसरा अंग है कार्यपालिका, दूसरा अंग है क्या, कार्यपालिका, दूसरा अंग क्या है, कार्यपालिका। और इस कार्यपालिका में शीर्ष पर है राष्ट्रपति, शीर्ष पर है कौन, राष्ट्रपति। उसके बाद कौन है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का चुनाव, फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता द्वारा क्या, प्रत्यक्ष रूप से होता है। जब राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो राष्ट्रपति क्या, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। समझिएगा भाई, ये है व्यवस्था क्या वहां की। अब ये है क्या, कार्यपालिका। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जब जनता द्वारा चुन लिए जाते हैं तो फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, जिसे चाहे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देते हैं। अब प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद का गठन करती है, यह है उसकी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का गठन करती है। और ये जो मंत्री बनेंगे न तो नेशनल असेंबली से होंगे और न ही सीनेट से होंगे, अर्थात कहां से आएंगे, बाहर से आएंगे, अर्थात कहां से आएंगे, बाहर से आएंगे, बाहर से आएंगे, बाहर से आएंगे। अर्थात देखिए,
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या था, जो मंत्री परिषद का निर्माण हो रहा था वो विधायिका से नहीं हो रहा था। और फ्रांस में भी ऐसा है, जो ये मंत्री बनेंगे वो न तो यहां से होंगे न तो यहां से होंगे, अर्थात विधायिका से नहीं होंगे, बाहर से आएंगे। और इनका निर्माण कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। तो ये बाहर से आ रहे हैं और राष्ट्रपति का पद भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और प्रधानमंत्री का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली में ही प्रधानमंत्री का पद पाया जाता है। तो दोनों तरह की प्रणालियां हैं। और एक और विचित्र बात है, ये मंत्री परिषद का तो गठन करेंगे, लेकिन जब मंत्री परिषद की बैठक होगी, इस मंत्री परिषद की बैठक होगी, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। तो मिला जुला है कि नहीं, समझिए कैसे। ये है राष्ट्रपति, ये है नेशनल असेंबली, ये है सीनेट, तीनों को मिला के हम क्या विधायिका बोलते हैं या पार्लियामेंट बोलते हैं। ये है वहां की कार्यपालिका या मंत्री परिषद। उसमें शीर्ष पे है कौन, राष्ट्रपति। इनका चुनाव जनता द्वारा होता है प्रत्यक्ष रूप से। जब चुन लिए जाते हैं तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, फिर प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद का गठन करती है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और वो न तो नेशनल असेंबली से आते हैं, न ही सीनेट से आते हैं, अर्थात विधायिका से नहीं आते, बाहर से जिसे मन करे उसे नियुक्त कर सकते हैं। तो ये जो प्रणाली है, ये अपना अलग काम करेंगे, ये अपना अलग काम करेंगे। तो ये प्रमाणित करता है कि यहाँ क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। लेकिन अगर दूसरी विशेषताओं पर नजर डालें तो यहाँ प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री का पद है, इसलिए यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली भी है। और एक और दिलचस्प बात है, ये तो गठन करेंगे लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। तो मिला जुला है, यहाँ संसदात्मक भी है और अध्यक्षात्मक भी है, अर्थात दोनों शासन प्रणालियां। फ्रांस ऐसा देश है जहां संसदात्मक शासन प्रणाली पाई, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों शासन प्रणाली पाई जाती है। नजर दौड़ाइए तो देखिए, ये है संसदात्मक वाली शासन प्रणाली, जो यहाँ राजा है या राष्ट्रपति है, इसे हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, या इसे हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं, या इसे राज्यसभा बोलते हैं, इसे लोकसभा बोलते हैं। और ये मंत्री परिषद है, यहाँ कौन है, यहाँ राष्ट्रपति भी है और यहाँ क्या पीएम भी है, तो इससे मेल खा रहा है, राष्ट्रपति भी है पीएम भी है। मंत्री परिषद जो आ रहे हैं यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ या तो लोकसभा से होंगे या राज्यसभा से होंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जो यहाँ ये अमेरिकी प्रणाली है, अमेरिकी प्रणाली में जो मंत्री परिषद होगी यहाँ राष्ट्रपति होंगे। और मंत्री परिषद कहाँ से आएंगे, बाहर से आएंगे, न तो वो क्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होंगे, न ही क्या सीनेट से होंगे, तो ये बाहर से आते हैं। इसलिए इसे कहा गया क्या, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो यहाँ अपनाई गई, और संसदात्मक शासन प्रणाली ये जो है संसदात्मक शासन प्रणाली ये अपनाई गई। तो फ्रांस ऐसा देश है जहां दोनों शासन प्रणालियां अपनाई गई, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों का मिश्रित रूप है। अगर एक शब्द में कहें तो अमेरिका, फ्रांस और भारत में राष्ट्रपति का पद है, तीनों में है। देखिए समझिएगा, अमेरिका में भी राष्ट्रपति, फ्रांस में भी राष्ट्रपति, भारत में भी राष्ट्रपति। अमेरिका, फ्रांस और भारत में राष्ट्रपति का पद तो है, राष्ट्रपति है, लेकिन स्वरूप उनका भिन्न भिन्न है। स्वरूप कैसे भिन्न भिन्न है, यहाँ का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति है, यहाँ का भी राष्ट्रपति क्या है, शक्तिशाली है, लेकिन अपने यहाँ का राष्ट्रपति क्या है, शक्तिशाली नहीं है। अवसर मिलने पर शक्तिशाली हो जाता है, संकट काल में शक्तिशाली हो जाता है। तो यहाँ भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख नहीं होता, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख दोनों है, जबकि फ्रांस का राष्ट्रपति भी संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख दोनों है। तो तीनों देशों में, अमेरिका हो, फ्रांस हो, भारत में राष्ट्रपति का पद तो है, लेकिन स्वरूप भिन्न भिन्न है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद तो सृजित किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली का सृजन नहीं है। दोस्तों, ये रहा आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्म, विशेषता, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक का, साथ साथ फ्रांस का भी कंपैरेटिव आपने
अध्ययन किया। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। हमारे चैनल से आप जरूर जुड़िए। उस चैनल में अगर जाएंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था को चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलेंगे जो अच्छे से बनाया गया है। साथ साथ क्रम से भी आपको वीडियो मिलेंगे। कम्युनिटी सेशन में जाएंगे तो वहां रोजाना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जवाब दे सकते हैं। अगले वीडियो में हम संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।